चलिए, पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे? तरंगाग्र के बारे में पढ़े थे और तरंगिका के बारे में बोले थे। आपको बोले थे क्या कि अगर हम लोग बात करें किसी भी स्रोत का, तो किसी भी स्रोत का बात करें तो देखिए लास्ट दिन तक हम लोग जो देखे थे उसको थोड़ा सा करते हैं एक बार शॉर्ट में रिवीजन, क्या कॉन्सेप्ट का यूज करना है। और चलेंगे हम लोग कहां पर, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम पर, जो हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा इसको सिद्ध करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम में आ जाता है कई बार 3 नंबर में प्रूफ करने के लिए, और बहुत ही आसान है। आप देखेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। बस शर्त ये है क्या कि आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, और थोड़ा सा सीख जाइएगा तो चीजें आसान हो जाएगी। देखिए आपको पढ़ाए थे क्या? तरंगाग्र। आपको क्या पढ़ाए थे? तरंगाग्र पढ़ाए थे। तरंगाग्र क्या बोला था कि किसी भी माध्यम में एक ही कला में कंपन कर रहे सभी कणों का जो बिंदुपथ होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तो मान लीजिए क्या कि ये एक बिंदु स्रोत है, तो इस बिंदु स्रोत के कारण जो तरंगाग्र बनेगा वो कुछ ऐसा तरंगाग्र बनेगा। अब बोला था क्या कि किसी भी तरंगाग्र पर जो प्रत्येक बिंदु होता है वो एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस के रूप में, सेकेंडरी सोर्स के रूप में व्यवहार करने लगता है। और जब सेकेंडरी सोर्स के रूप में ये व्यवहार करने लगेगा तो ये क्या करेगा? अपना अपना तरंगाग्र भी बनाएगा, है कि नहीं? ये क्या करेगा? अपना अपना तरंगाग्र भी बनाएगा। मतलब कि इस स्रोत पर जो प्रत्येक बिंदु है, जो प्रत्येक बिंदु है ये एक नए स्रोत के रूप में व्यवहार करेगा। किसी एक माध्यम में तरंग की चाल भी क्या होगी? एक जैसी चाल होगी। तो मान लो कि इस माध्यम में जो तरंग की चाल है, जो तरंग की चाल है, ये तरंग की चाल हम लोग कितना मान लेते हैं कि v है। तो इस v चाल से जब तरंग चलेगा तो मान लीजिए कि t समय में तय की गई अगर दूरी का बात करेंगे, t समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी जो होगी ये कितनी हो जाएगी? चाल गुने समय vt के बराबर में। मतलब इस स्रोत से कोई प्रकाश का किरण चलेगा और t समय के बाद जो है सो मान लो कि पहुंच गया यहां पर, ये डिस्टेंस ले लिया कितना? ये vt। तो इस स्रोत से भी प्रकाश की किरण ऐसे ही चलेगी, इतना ही दूर चलेगी। ये भी कितना दूर चल गया? vt। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हर तरंग के द्वारा जो है सो यहां से इक्वल दूरी तय किया जाएगा और ये दूरी चारों दिशाओं में समान रूप से संचरित होगी। तो अगर फिर से उस सारे बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे, उस सारे बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे तो ये सारा बिंदु क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके का एक नया तरंगाग्र बनाएगा। इस स्रोत से भी ये कितना दूरी तय किया है? यहां से ये कितना दूरी तय किया है? vt। यहां से भी ये कितना दूरी तय किया है? vt। यहां से भी ये कितना दूरी तय किया है? vt। मतलब सब एक समान दूरी तय करेगा अगर माध्यम एक जैसा है। तब अगर माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी? बदल जाएगी। और ये तब तरंगाग्र ये इक्विडिस्टेंट नहीं रहेगा हर जगह, तब चाल पर निर्भर करेगा कि कहां पर चाल है। यहां हर जगह माध्यम एक जैसा है तो चाल एक जैसा है तो दूरियां भी एक जैसी तय करेगी। और इस प्रकार से आपको पता होगा कि ये जो अपना तरंगाग्र ये बनाया था इसको हम लोग बोले थे द्वितीयक तरंगिका। इसको क्या बोले थे? द्वितीयक तरंगिका। और सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को जब हम लोग स्पर्श रेखीय मिलान कर दिए थे तो इससे जो एक तरंगाग्र बना था इसे क्या बोले थे? द्वितीयक तरंगाग्र। और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बोला था क्या कि जो तरंग की संचरण होती है, तरंग के संचरण की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा या इसी तरंग को आप थोड़ा देर के लिए जो है तो किरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की तरंग इतने छोटे छोटे तरंग दैर्घ्य में चलती है कि ये लगभग लगता है क्या कि सीधी रेखा में ही चल रही। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो तरंग के संचरण की दिशा जो होती है ये हमेशा क्या होती है? तरंगाग्र के लंबवत होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी दोनों पॉइंट का आज हम लोग क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं कि माध्यम सेम तो प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी भी क्या? सेम। माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल बदलेगी और उस समय में तय की गई दूरी भी क्या होगी? बदलेगी। इतना ही कॉन्सेप्ट का आज यूज करने वाले हैं। तो देखिए कि हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में जो अपना सबसे पहला टॉपिक है ये है क्या
कि हाइगेंस हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सत्यापन कि कैसे हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सत्यापन किया गया। इससे पहले भी प्रकाश को कण मान करके किरण प्रकाशिकी में न्यूटन ने प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को सिद्ध किया था। लेकिन यहां पर जो हम लोग सिद्ध करने वाले हैं वो कैसे, हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा। और हाइगेंस के सिद्धांत में तरंगाग्र का सिद्धांत है, हाइगेंस के सिद्धांत में तरंगिका का सिद्धांत है। हाइगेंस के सिद्धांत में यह बात कहा हुआ है क्या कि प्रकाश की संचरण की जो दिशा होती है, यानी कि जो किरण होती है, यह हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। एक माध्यम में प्रकाश की चाल एक जैसी होगी और दूरी बराबर चाल गुने समय का उपयोग हम लोग करेंगे। तो इसका देखिए कि सबसे पहले डायग्राम सीखना मस्ट है। किसी भी चीज का अगर आप डायग्राम सीख गए तो सोच लीजिए कि उसका डेरिवेशन में अब कुछ नहीं रखा हुआ। अब देखिए कि डायग्राम में आपके पास क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि ये एक सतह है, परावर्तक सतह, और परावर्तक सतह में हम लोग मुख्य रूप से क्या लेते हैं, समतल दर्पण लेते हैं। और इस समतल दर्पण के सामने का जो माध्यम है, इस माध्यम में हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो इस माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये प्रकाश की चाल है कितनी, भी। इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, भी। तो इसके ऊपर का पूरा माध्यम एक ही जैसा है और इस माध्यम में प्रकाश की चाल भी है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखो कि ये जो दर्पण है, मुझे आप लोग में से कोई एक पतला कॉपी दे दें अगर किसी के पास हो तो, ठीक ना, एक पतला सा कॉपी दे दें। देखिए कि अब ये जो दर्पण है, ये दर्पण कैसे रखा हुआ है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर फील करना बहुत जरूरी है कि ये जो आपका दर्पण रखा हुआ है, दे दो कॉपी वो, कि ये जो आपका दर्पण रखा हुआ है, ये दर्पण रखा हुआ है कैसे, ऐसे देखिए, ये बोर्ड है और बोर्ड के सामने में ये दर्पण ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर प्रकाश की किरणें ऐसे आएगी, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें जो इस दर्पण पर आएगी, ये प्रकाश की किरणें कैसे आएगी, जरा सा देखिएगा ध्यान से कि ये प्रकाश की किरण मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से यहां पर आई है, और ये प्रकाश की किरण जब कुछ इस प्रकार से यहां पर आई है, तो एक और प्रकाश की किरण को जरा सा देख लीजिए, ये भी कुछ इस तरीके से आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ये प्रकाश की किरण देखिए आप कि यहां से ऐसे बोर्ड पर आएगी। ये मैं दो प्रकाश की किरण को दिखाया हूं, जो दोनों प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चल करके आई है और आपके दर्पण से होकर के क्या हुई है, टकराई है। अब देखिए कि ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका आपतन बिंदु। हम चाहते हैं क्या कि इस आपतन बिंदु पर एक तरंगाग्र ड्रॉ करें। और तरंगाग्र के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, तरंगाग्र के बारे में कॉन्सेप्ट ये पढ़े हैं कि प्रकाश के किरण के लंबवत होगी। अगर यहां पर एक तरंगाग्र हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये इस किरण के भी लंबवत होना चाहिए और इस किरण के भी लंबवत होना चाहिए। तो इस दोनों किरण के लंबवत जब हम लोग तरंगाग्र ड्रॉ करेंगे भाई, तो ये जो तरंगाग्र बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। और ये तरंगाग्र देखिए कि इसके भी लंब है और इसके भी क्या है, लंब। देखिए ये 3 डायमेंशनल कहानी चल रही है। प्रकाश की किरण केवल ये नहीं है कि 2 किरण आई है, यहां से बहुत सारी किरण है जो दर्पण पे पड़ी है। और ये तरंगाग्र भी जो है तो आपके बोर्ड के लंबवत ऐसा एक सतह है। बात समझ में आ रहा है कि यहां से बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही है और इस सारे किरणों के लंबवत ये आपका तरंगाग्र है। और इस लंबवत तरंगाग्र का नाम हम लोग रख लेते हैं क्या, कि इसका नाम मान लीजिए क्या कि थोड़ा देर के लिए इसका नाम है ए और इसका नाम है क्या, बी। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब जरा सा ध्यान देना कि यहां से होगा क्या चीज। अब यहां से होगा क्या कि प्रकाश की किरण परावर्तित होगी। तो प्रकाश की किरण जब यहां से परावर्तित होगी, जब प्रकाश की किरण यहां से परावर्तित होगी, तो तुम देखना ध्यान से कि परावर्तन के बाद क्या होने वाला है। तो परावर्तन के बाद हम लोग जानते हैं कि अब देखिए कि यहां से अगर इसमें प्रकाश की चाल है भी, तो आप ये बताइए कि बी से लेकर के और इस बिंदु तक
अगर प्रकाश के किरण को आने में लग जाता है समय, हम लोग टी मान लेते हैं कि अगर बी से लेकर के इस बिंदु तक इस प्रकाश के किरण को आने में समय लग जाता है कितना, टी, तो इस बीच में जो ये दूरी तय करेगा ये कितना, 4 गुने समय भी टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब दोनों प्रकाश यहां से आया, दोनों प्रकाश जो है सो यहां से आया, दोनों यहां से साथ साथ आया, साथ साथ आया भाई, यहां पर एक तरंगाग्र मिला। अब तरंगाग्र जहां पर मिला वहां पर ये प्रकाश की किरण सतह पर आ चुकी थी, लेकिन ये अभी सतह से पहले ही थी। ये सतह पर आएगी तब ना यहां से परावर्तित होगी, तो ये वाली तो यहीं से परावर्तित हो जाएगी, लेकिन ये वाली प्रकाश की किरण यहां से सतह पर आएगी और यहां से सतह पर आने में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, भी टी के बराबर। अब देखो कि यहां से ये प्रकाश की किरण पड़ने के बाद कुछ इस तरीके से ये प्रकाश की किरण यहां से परावर्तित होने के बाद जो है तो कुछ इस तरीके से क्या होगी कि परावर्तित हो जाएगी आपतित होने के बाद। और ये वाली प्रकाश की किरण को आप देखिए कि ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये भी यहां से पड़ने के बाद कुछ इस तरीके से जो है, ये डायग्राम में थोड़ा सा इंसिडेंट रे को और झुका के लेते, एक बार फिर से ले लेते हैं डायग्राम, फ्रेश डायग्राम। चलो देखो फ्रेश डायग्राम में क्या लेते हैं, तो भाई ये था अपना एक दर्पण, इस दर्पण पर प्रकाश की 2 समानांतर किरणों को हम लोगों ने लाया था। इस दर्पण पर प्रकाश की 2 समानांतर किरणें आई थी किस तरीके से, तो मान लीजिए कि एक किरण आई इस तरीके से, एक किरण आई इस तरीके से कुछ, और जो दूसरी किरण आई, जो दूसरी किरण आई ये दूसरी किरण इसके समानांतर कुछ ऐसे, जो दूसरी किरण आई इसके समानांतर कुछ ऐसे, और ये यहां से आपतित हुई है, और ये किरण जो है तो यहां से चलेगी और सीधे जाकर के इधर कहीं दर्पण पर आपतित होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि मैंने क्या बोला कि एक तरंगाग्र हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो तरंगाग्र इस दोनों किरणों के क्या होगा, लंबवत होगा, और लंबवत होगा तो इसी पॉइंट का नाम हम लोगों ने क्या रखा, ए रखा, और इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने क्या रखा, बी। ये तरंगाग्र पहले वाले किरण के भी लंबवत और दूसरे वाले किरण के भी लंबवत। मैं क्या बोला आपको कि बी से दर्पण तक आने में इसको समय कितना लगेगा, वीटी के बराबर में। अब यहां से देखो कि ये प्रकाश की किरण क्या होगी कि यहां से ये प्रकाश की किरण ऐसे अपवर्तित हो जाएगी कि नहीं, और यहां से जो है, यहां से जो है तो ये वाली प्रकाश की किरण भी क्या होगी कि यहां से कुछ ऐसे अपवर्तित होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि अब जब ये दोनों प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी तो हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं क्या कि इस बिंदु पर भी एक तरंगाग्र ड्रॉ करें। तो इस बिंदु पर अगर हम लोग तरंगाग्र ड्रॉ करेंगे तो देखिए कि ये तरंगाग्र जो है तो इस वाले किरण के भी लंबवत होगी, और ये तरंगाग्र जो है सो इस वाले किरण के भी क्या होगी, लंबवत। हमेशा पढ़े हैं क्या कि तरंगाग्र जो है तो वो किरण से क्या होती है, लंबवत होती है, और किरण से जब तरंगाग्र लंबवत होती है भैया तो कुछ इस तरह का सीन बनेगा कि नहीं बनेगा, किरण तरंगाग्र से लंबवत। अब इस पॉइंट का आप नाम रख लो क्या, सी, और इस पॉइंट का नाम आप रख लो क्या, डी। बात समझ में आ रहा है, इसको क्या बोले, सी, और इसको क्या बोले, डी। ये जो है ए बी आपका, इस ए बी के बारे में देखिए कि ए बी जो है तो आपतन बिंदु पर बना हुआ तरंगाग्र है, ठीक ना, आपतित किरण के द्वारा बनाया गया तरंगाग्र है। तो इस ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, आपतित तरंगाग्र। बात समझ में आ रहा है, ए बी को क्या बोलेंगे, आपतित किरण के द्वारा बनाया गया तरंगाग्र है, तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित तरंगाग्र। और आप इस सी डी को देखिए, ये परावर्तित किरणों के द्वारा बनाया गया तरंगाग्र है, तो इस सी डी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, परावर्तित तरंगाग्र। इतना बात तो समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना कि जब तक में ये किरण बी से लेकर के सी तक आई है तो ऊपर का माध्यम तो सेम है, माध्यम सेम है, तो इसमें प्रकाश का चाल भी क्या होगा, मतलब यहां से जो ये प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद चली होगी और डी तक पहुंची होगी, तो जितना देर में ये बी से सी तक आया उतना देर में ये ए से डी तक पहुंचा होगा, समय दोनों में बराबर। अब जब समय दोनों में बराबर लगा तो भाई माध्यम सेम है तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी, सेम होगी, और चाल सेम, समय सेम, इसका मतलब तय की गई दूरी जो ये भी होगी ए से डी तक, ये भी कितने के बराबर में होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा,
यहां से ये लंबवत है तो ये भी क्या होगा, ये लंबवत है तो ये भी क्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि ये बिंदु जो है ए, ये है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब डाल लें, आपतन बिंदु पर हम क्या करें कि एक अभिलंब डाल लें कुछ ऐसा, और इस अभिलंब का नाम हम लोग रख लेते हैं क्या, नॉर्मल एन। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ध्यान देना, देखना कि अगर हम इस परावर्तित किरण के बिंदु पर भी, अगर हम यहां पर भी क्या करें कि एक हम अभिलंब डाल लें, तो परावर्तित किरण है ये और अभिलंब है ये, इसके बीच में जो कोण बनेगा इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या, आर। इस अभिलंब का नाम कुछ भी रख लो N2, इसका नाम रख लो कुछ भी N1। जरा सा ध्यान देना आप, ध्यान देना अब ये कि ये अभिलंब सतह के लंबवत होगा कि नहीं होगा, ये अभिलंब क्या होगा, सतह के। अब देखिए इसमें कि इस तरंगाग्र AB और ये किरण एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है, जिसमें से एक कोण हो गया I, तो आप बताइए कि ये दूसरा वाला कोण 90 माइनस I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये दोनों लंबवत है एक दूसरे पर, यहां से लेकर के यहां तक का कोण कितना, 90 डिग्री, जिसमें एक कोण I तो दूसरा कितना 90 माइनस I। इतना में कोई कष्ट है आपको। अब देखिए कि ये ब्लू वाला लाइन से अभिलंब से ये वाला सतह जो है ये भी कैसा है, लंबवत है। तो ब्लू वाला लाइन से इधर का कोण 90 माइनस I, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो एक 90 माइनस I है तो दूसरा कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। देखो यहां से देखो ध्यान से, ये है आपतित किरण, यहां पर है ये अभिलंब, ये है तुम्हारा यहां से ए बी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभिलंब से जो ये कोण बना ये है थीटा, ये दोनों है एक दूसरे पर कितने से 90 डिग्री पर, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस, तो एक है I तो दूसरा कितना हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। अब दूसरा देखिए कि ये है आपका अभिलंब, ये है सतह। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये है अभिलंब, ये है सतह, और यहां से जो है तो ये है आपका तरंगाग्र AB। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तरंगाग्र और अभिलंब के बीच का कोण ये है कितना 90 माइनस थीटा, ये है कितना 90 माइनस थीटा, तो ये भी तो पूरा 90 डिग्री का है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये I है तो ये 90 माइनस I, और ये 90 माइनस I है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कोई कष्ट इसमें, इधर मिटा दूं इसको, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से, अब देखिए आप इसी तरीके से, इसी तरीके से आइए यहां पर देखिए कि एक एंगल है आपका ये R और ये पूरा है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस R। और देखो कि ये भी तो सतह के लंबवत है ना अभिलंब, ये भी क्या है लंबवत है। तो 90 डिग्री में से एक कोण हो गया तुम्हारा 90 माइनस R, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा। इतना में कोई कष्ट है आपको, इतना में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब आपके पास देखिए दो त्रिभुज है, एक है ABC और एक त्रिभुज है ADC। इस दोनों त्रिभुज को जरा सा ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज ABC का बात करेंगे और त्रिभुज ADC का बात करेंगे। तो जो आपका त्रिभुज ABC है, जो आपका त्रिभुज ABC है, इसको देखिए कि कैसा है। ये है यहां से कुछ ऐसा, यहां से है कुछ ऐसा, और यहां से है कुछ ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए आप त्रिभुज ABC, B पर है 90 डिग्री का कोण। चलिए तो त्रिभुज ABC में जो है तो हम लोग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या A, इसको बोलते हैं क्या B, और इसको बोलते हैं क्या C। इस त्रिभुज ABC में B पर है कितने डिग्री का कोण 90 डिग्री का, और ये कोण है कितने का I 90 डिग्री, और ये कोण है कितने का I के बराबर में। इतना बात तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, B से लेकर के C तक की जो दूरी है वो VT के बराबर में। B से लेकर के C तक की जो दूरी है ये है कितने के बराबर में, VT के बराबर में। इससे ज्यादा आपको कुछ पता नहीं है। दूसरा त्रिभुज आप देखिए कि दूसरा त्रिभुज है आपके पास CDA।
तो सी डी ए को जरा सा देखिए कि कैसा है, तो सी डी ए को जरा सा देखिएगा कि कैसा है। तो ये जो सी डी ए है आपका, ये है कुछ ऐसा, और यहां से ये कुछ ऐसा। ये पॉइंट जो है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है ए। अब देखिए कि जब सी डी ए में बात करेंगे, ये है सी, ये है डी, और ये है ए। डी पर कितना डिग्री है? 90 डिग्री, और सी पर कितना है? एंगल आर। अब देखिए कि डी पर कितना है? 90 डिग्री, और एंगल सी कितना है? एंगल आर के बराबर में। और ध्यान से आप देखिए कि डी ए जो है वो किसके बराबर में है? VT के बराबर में। DA है कितना के बराबर में भाई? VT के बराबर में। इतनी बातें तेरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो आपको यह भी पता होगा कि दोनों त्रिभुज के लिए AC और AC कॉमन है। दोनों त्रिभुज के लिए जो A से लेकर के C तक है, ये ADC के लिए भी AC वही है, और ABC के लिए भी AC क्या है? वही है। दोनों में AC कॉमन है। तो आप देखिए कि इस दोनों त्रिभुज में, आप देखिए कि इस दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, ठीक ना? इस दोनों त्रिभुज में आप देखिए ध्यान से कि इस दोनों त्रिभुज में आपको दिखेगा क्या कि इधर एंगल B बराबर एंगल D बराबर कितना? 90 डिग्री। एंगल B एंगल D किसके बराबर में है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज देखो, राइट एंगल के सामने का हाइपोटेन्यूज होता है। राइट एंगल के सामने का हाइपोटेन्यूज होता है। तो AC बराबर AC जो है, AC बराबर AC, और ये इस दोनों में क्या है? कॉमन साइड है। और ये कॉमन साइड जो है ये क्या है? कर्ण है दोनों का। और एक साइड देखिए कि जो BC है ये बराबर है किसके? AD के। और ये AD दोनों किसके बराबर में है? VT के। और ये क्या है? कोई सा साइड है। तो आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होइएगा कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी होता है। RHS सर्वांग समता होता है कि यदि किसी दो त्रिभुज की एक कोण समकोण हो, कर्ण दोनों का क्या हो? बराबर हो, और कोई एक भुजा भी बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होता है? सर्वांग सम होता है। तो भाई यहां से हम लोग देख पा रहे हैं क्या? यहां से हम लोग देख पा रहे हैं क्या? RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि जो ये दोनों त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC जो है ये सर्वांग सम है किसके? ये सर्वांग सम है CDA के। त्रिभुज CDA के क्या है? सर्वांग सम। अब आप पढ़े होइएगा क्या? CPCT। CPCT में क्या पढ़े होइएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि सर्वांग सम त्रिभुज के जो इक्विवेलेंट, जो कॉरेस्पॉन्डिंग भाग है, ये क्या होता है? बराबर होता है। तो सर्वांग सम त्रिभुज के कॉरेस्पॉन्डिंग भाग बराबर होता है। तो तुम ध्यान से देखना, VT के सामने वाला कोण A, और यहां पर VT के सामने वाला कोण क्या? R। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर जो है तो BC और DA दोनों बराबर है किसके? VT के बराबर में। तो इसके सामने वाला कोण भी, दोनों के सामने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर होगा तो एंगल I बराबर कितना हो जाएगा? और यही क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर्वांग समता से हम लोग क्या देख रहे हैं? बाय CPCT। बाय CPCT से हम लोग क्या देखे? बाय CPCT से हम लोग देखे क्या कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर में है, और यही एंगल A क्या है भाई? एंगल I। और ये क्या है? एंगल R। और यही क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का क्या है? नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। और ये इतना आसान नियम है सर, एक तो सिद्ध हो गया कि एंगल I बराबर एंगल R होता है। कैसे? हाइगेंस के प्रिंसिपल का उपयोग करके। अब देखिए कि यहां से हम लोग अभी तक आपतन कोण का परिभाषा क्या पढ़ते थे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है। यहां से देखिए एक दूसरा परिभाषा भी बन सकता है, आपतित तरंगाग्र और सतह के बीच का कोण भी आपतन कोण होता है।
आपतित तरंगाग्र ए बी और सतह के बीच का कोण भी क्या होता है, आपतन कोण होता है। और हम लोग परावर्तन कोण क्या पढ़ते थे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो परावर्तित तरंगाग्र और सतह के बीच का कोण भी क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो वेव ऑप्टिक्स में ये भी याद आप रख सकते हैं क्या, कि अब यहां से देखिए कि अगर आपको बोला जाए कि भैया बताओ कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण, तो एक तो हम लोग हमेशा पढ़े थे इससे पहले क्या, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे क्या कि जो आपका आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र कौन सा है, आपतित तरंगाग्र ए बी एवं सतह के बीच का कोण, एवं सतह के बीच का कोण जो है ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण कहलाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि आपतित तरंगाग्र ए बी और सतह के बीच का कोण क्या है, आपतन कोण है। इसी तरीके से परावर्तन कोण, तो परावर्तित तरंगाग्र सी डी और सतह के बीच का कोण क्या है, परावर्तन कोण है। तो इसी तरीके से अगर आपको आपतन कोण के जगह पर परावर्तन कोण का परिभाषा लिखने का मौका मिले तो परावर्तन कोण का कैसे लिखेंगे आप परिभाषा, अबे यार यहां आपतन कोण की जगह क्या करना है, परावर्तन कोण करना है। यहां आपतन कोण की जगह करना है परावर्तन कोण, एंगल आई के जगह करना है एंगल आर, और इसमें आपतित तरंगाग्र को छोड़ करके क्या कर देना है, इसको कर देना है क्या, परावर्तित तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र ए बी को हटा करके क्या कर देना है, सी डी एवं सतह के बीच के कोण को आपतन कोण नहीं कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आपको याद ये बात रहना चाहिए कि माध्यम सेम तो चाल भी सेम। तो ये चीज कॉमन सेंस है कि देखो दोनों पैरेलल आ रहा है, यहां तक साथ में आया, अब यहां पर आके ये सतह पर आ गया, अब यहां से परावर्तित होगा, लेकिन अभी इसको और आगे जाना है तब सतह मिलेगा। तो ये यहां से यहां तक मान लो टी समय में गया, तो कितना दूरी तय किया, 4 गुने समय वीटी। अब देखो कि उतना ही देर में ये फिर से यहां तक जाएगा, तब तो दोनों फिर से बराबर पकड़ेगा, और इतना ही देर में ये यहां से जाएगा, तो माध्यम सेम है तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी, सेम होगी। तो दूरी भी तय की गई, कितनी होगी, 2 त्रिभुज दिख रहा है, दोनों को सर्वांग समप्रूफ कर देंगे। सर्वांग समप्रूफ कर देंगे तो ये दोनों के दोनों जब सर्वांग समप्रूफ हो जाएंगे तो प्रूफ होने के बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम ये प्रूफ हो गया। अभी एक ही नियम प्रूफ हुआ है, अभी दूसरा नियम बाकी है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो देखिए कि तीनों एक ही समतल में होते हैं, इसको कैसे प्रूफ करना है ये ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे प्रूफ करना है ये ध्यान दीजिएगा। आप देखिए पहला पॉइंट देखिए कि दूसरे नियम को सिद्ध करने के लिए ये थ्योरेटिकल है, हम इसको फील करवा देंगे। आपतित तरंगाग्र ए बी, आपतित तरंगाग्र का नाम हम लोग क्या लिखे हैं, ए बी। जो आपका परावर्तित तरंगाग्र है, जो आपका परावर्तित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र क्या है, सी डी है। परावर्तित तरंगाग्र कितना है, सी डी एवं दर्पण, एवं जो आपका दर्पण है एवं दर्पण तीनों बोर्ड के सतह के कैसा है, लंबवत है। कहिएगा कैसे है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर देखिए, ये रहा आपका आपतित तरंगाग्र, ये कैसा है, बोर्ड से लंबवत सतह है कि नहीं है, बोर्ड से लंबवत सतह है, तो आधा घंटा लग जाएगा मिटाने में। चलो ये क्या है, बोर्ड से लंबवत सतह है। अपवर्तित तरंगाग्र देखो, ये भी कैसे है, बोर्ड के
लंबवत सतह है। और दर्पण भी देखो कैसे है बोर्ड के, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र सी डी और दर्पण तीनों ही बोर्ड से कैसे है, लंबवत। अब देखिए कि अब यहां से देखिए ये बात कि हम लोग कह रहे हैं क्या कि जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण है वो आपतित तरंगाग्र ए बी के लंबवत है। ये बात तो मान रहे हैं आप लोग कि जो आपतित किरण है आपका, आपतित किरण या आपतित तरंगाग्र ए बी से कैसे है, लंबवत है। इसके बाद आपतित किरण जो है सो आपतित तरंगाग्र के लंबवत है। इसके बाद देखिए आप कि आपतित किरण अगर आपतित तरंगाग्र के लंबवत है भाई साहब, तो आपतित किरण को मारिए गोली। जरा सा बात करिए किसका, जरा सा बात करिए किसका, परावर्तित किरण का। तो जो आपका परावर्तित किरण है ये भी जो है तो परावर्तित तरंगाग्र जो है आपका, ये परावर्तित तरंगाग्र सीडी के क्या होगा, सीडी के क्या होगा, लंबवत है। और इतना ही नहीं, अभिलंब जो है आपका, जो अभिलंब है, अभिलंब दर्पण के सतह के लंबवत है। अभिलंब भी क्या होता है, दर्पण के सतह के लंबवत। अब ध्यान से देखना कि पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि आपतित किरण है ये, और आपतित किरण है ऐसे आया, आपतित तरंगाग्र ये, और आपतित किरण इस पर कैसा, ये कहां चला गया, बोर्ड के समतल में। अपवर्तित परावर्तित तरंगाग्र ये, और परावर्तित किरण इस पर लंबवत, ये भी कहां चला गया, बोर्ड के सतह में। ये दर्पण बोर्ड के सतह के लंबवत, और इस पर अभिलंब ये लंबवत, ये भी कहां चला गया। तो आपतित किरण किसमें, बोर्ड के सतह में, परावर्तित किरण भी किसमें, और अभिलंब भी किसमें, बोर्ड के सतह में। तो तीनों एक ही समतल में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या कि अतः, इसका मतलब क्या हुआ कि अतः जो आपका आपतित किरण है, जो आपका आपतित किरण है, जो आपका परावर्तित किरण है, जो आपका परावर्तित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब, एवं अविलंब, ये तीनों कैसे हैं, तीनों एक ही समतल में हैं। एक ही समतल, कौन सा समतल, बोर्ड में। बात समझ में आ रहा है। ऐसे देखो, ये बोर्ड के लंबवत और ये इसके लंबवत, ये भी किसमें चला गया, बोर्ड के प्लेन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब भी दो बार लंबवत होने का मतलब क्या, फिर से बोर्ड में आ जाना, जिस सतह में थे उसी में फिर से आ गए। देखो ऐसे थे, एक बार लंबवत हुए तो ऐसे हुए, और फिर दूसरी बार लंबवत होंगे तो उसी सतह में चले जाएंगे। तो एक तो ये जो है सो तरंगाग्र था बोर्ड के लंबवत, एक तो ये तरंगाग्र था बोर्ड के लंबवत, और दूसरा किरण फिर इसके लंबवत, तो किस में चला जाएगा। देखो ऐसे था लंबवत, अब बोर्ड में चला गया, लंबवत हुआ तो। फिर देखो ये ऐसे था लंबवत, बोर्ड में चला गया, ऐसे था तो। फिर ये देखो दर्पण था ऐसे लंबवत, और आपतित किरण इसके अभिलंब इसके लंबवत, ये भी किसमें चला गया। तो दो बार लगातार अगर पलट देंगे, ये देखिए ऐसे, इसको एक बार लंबवत किए तो ऐसे, और दोबारा लंबवत किए तो फिर से इसी सतह में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपतित तरंगाग्र बोर्ड के लंबवत, आपतित किरण आपतित तरंगाग्र के लंबवत, तो दो बार लगातार लंबवत मतलब फिर से उसी सतह में। दोनों नियम क्या हो गया, सिद्ध हो गया प्रकाश के परावर्तन का। अब इस दोनों नियम में तुमको जिसको पहला नियम कहना है और जिसको दूसरा नियम कहना है, कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब परावर्तन के नियम को तो सिद्ध कर दिए दोनों को। अब सेम कहानी द्वारा जो है सो हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तन के नियम को सिद्ध करेंगे। अपवर्तन के नियम को सिद्ध करेंगे, और अपवर्तन के नियम में भी आपको पहला नियम तो वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है क्या कि आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए,
दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। अब देखिएगा ध्यान से कि ये दोनों नियम अगर आपको आता है तो हम लोग फिर से इसका डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक सतह है, इस सतह के नीचे जो है सो इसमें जो प्रकाश की चाल है वो v1 और इसमें जो प्रकाश की चाल है वो क्या है, इतना बात तो समझ में आ रहा है। प्रकाश की चाल बदलेगी तो दिशा भी क्या होगी, बदलेगी। अब देखो कि प्रकाश की चाल बदलेगी तो दिशा बदलेगी भाई, तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए क्या, जो ये v1 है, जो ये v1 है ये बड़ा है किससे, v2 से। तो v1 बड़ा है तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है ये कैसी माध्यम होती है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है ये कैसी माध्यम होती है। आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, उससे हमको अभी मतलब नहीं है। हमको मतलब यह है कि ऊपर में चाल अधिक है तो t समय में दूरी भी अधिक तय करेगा, और नीचे में चाल कम है इसका मतलब t समय में ये दूरी भी क्या करेगा, कम तय करेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए अब देखो कि प्रकाश की किरण हम लाते हैं, प्रकाश की किरण लाते हैं, एक प्रकाश की किरण लाए यहां से ऐसे, और दूसरी प्रकाश की किरण भी इसके समानांतर ही आपतित हुई है, ये दोनों आपतित किरण है। तो देखो तो ये जो है सो ये जो है सो चाहेगी क्या कि हम जो है सो भाई यहां से कैसे चले जाए, ये चाहेगी क्या कि हम चले जाए यहां से सीधे, ये चाहेगी क्या कि हम चले जाए यहां से सीधे, इस तरीके से यहां पर हम जो है सो फॉल कर जाए। अबे यार चल ठीक है, ये क्या चाहेगी कि हम यहां से फॉल कर जाए। अब देखो कि ये आपतित किरण है, ये यहां से आई और ये यहां से आई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम यहां पर अगर आपतित तरंगाग्र बनाना चाहें तो हम अगर यहां पर आपतित तरंगाग्र बनाना चाहें तो हम यहां से बनाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, दोनों के लंबवत बनेगा, और इसी तरंगाग्र को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी, और ये ए बी क्या है अपना, ये जो अपना ए बी है ये ए बी है क्या चीज, इस बार फिर से आपतित तरंगाग्र। चलो इधर नहीं लिखते हैं, ए बी है क्या चीज, आपतित तरंगाग्र। ए बी के बारे में क्या जाने कि ए बी जो है ये क्या है, ये है आपतित तरंगाग्र। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले जैसे ही। अब ध्यान से देखना इसमें प्रकाश की चाल है कितनी, v1। तो यहां से b से लेकर के मान लो कि इस बिंदु तक आने में अगर प्रकाश को टाइम लगा t, तो ये दूरी कितना तय करेगा, इधर v1t, चाल है v1 और समय कितना t। लेकिन यहां से अब प्रकाश की किरण इस माध्यम में एंटर करेगी, तो एंटर करेगी तो अब जब ये माध्यम में एंटर करेगी, ध्यान देना, तो ये यहां से कुछ ऐसे चलेगी, और यहां से जब ये ऐसे चलेगी भैया तो अब तुम देख लो यहां पर कि अब ये दूरी जो है तो उतने ही टाइम में कम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि ये v1 में चल रहा है, अब ये v2 स्पीड में एंटर कर गया, इसका स्पीड घट चुका है, तो स्पीड घट चुका है तो ये उतने ही देर के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लो यहां पर पहुंच गया, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने कितना, v2t। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखिए कि ये प्रकाश की किरण जो है तो यहां से अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण भी कुछ ऐसे झुकेगी, और अगर हम चाहेंगे कि इस अपवर्तित किरण के कारण हम इस बिंदु पर क्या करें, एक तरंगाग्र ड्रॉ करें, तो तरंगाग्र अपना होगा ऐसा जो, अच्छा यहां भी देख लो कि ये आपतित किरण के लंबवत तरंगाग्र है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पर भी जो ये सी डी अगर हम इसका नाम रख लेते हैं, सी और डी ये तरंगाग्र है, तो ये सी और डी अगर तरंगाग्र का आप बात करिएगा तो ये जो तरंगाग्र है आपका सी डी, ये जो आपका तरंगाग्र है सी डी, इस सी डी तरंगाग्र को भी आप देखिए जरा सा ध्यान से कि ये जो है तो यहां पर लंबवत किरण के तरंगाग्र हमेशा कैसे होती है, लंबवत, और यहां पर भी ये किरण के तरंगाग्र हमेशा कैसा होगा, लंबवत। बात समझ में आ रहा है। जो सीडी हम लोगों ने नाम रखा है, ये सीडी जो है ये क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र। ऐसे सोच लो कि यहां से प्रकाश की किरण आई, ये भी अपवर्तित हुई, ये भी अपवर्तित हुई, तो आपतित किरण के द्वारा जो तरंगाग्र बना है वो आपतित तरंगाग्र बना, ए भी आपतित किरण के लंबवत है। अब यहां से ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई, ये प्रकाश की किरण ऐसे अपवर्तित हुई, तो
तो अपवर्तित किरण के द्वारा जो तरंगाग्र बना है उसको क्या बोले, अपवर्तित तरंगाग्र। और अपवर्तित तरंगाग्र भी क्या होगा, किरण के हमेशा लंबवत होगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई। जितना देर इसको बी से डी तक आने में लगा होगा उतना ही देर में ये ए से सी तक पहुंचा होगा। तो टी टाइम में अगर मान लो ये बी से डी पहुंचा तो ये दूरी तय कितना करेगा, v1t, क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v1 है। तो चाल गुने समय, और यहां से यहां तक चाल कितनी हो गई, अब माध्यम बदल गई। तो माध्यम बदल गई तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, और इस माध्यम में स्पीड कितनी है, तो ये दूरी कितनी तय करेगी, v2t। बात समझ में आया कि नहीं। अब देख लो भाई कि अगर आपतित किरण पर हम लोग लंब डालें, ऐसे अभिलंब डाले, तो ये जो अभिलंब डाले हैं तो ये जो कोण बना है आपका, इसी कोण को आप क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। अच्छा ये देखिए, तो ये दोनों मिलके कितना डिग्री, एक हो गया आई, तो दूसरा ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस। अच्छा ये अभिलंब भी तो ये पूरा लंबवत होगा, दर्पण पर लंबवत होगा कि नहीं, सतह पर। अब सतह पर लंबवत होगा तो दोनों मिलके 90 डिग्री, एक 90 माइनस आई तो दूसरा कितना। बात समझ में आया कि नहीं। और यहां पर देखो कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण आर बोलते हैं। ये अभिलंब यहां से भी तो लंबवत होगा कि नहीं होगा, होगा लंबवत। अब 90 डिग्री में एक कोण आर हो गया तो ये दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा। अब इस त्रिभुज एडीसी में देखो, एडीसी में देखो कि त्रिभुज एडीसी में तुम देखो ध्यान से कि त्रिभुज एडीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू अगर बात करोगे तो ये कितना होना चाहिए, एंगल ए का वैल्यू कितना है, एंगल सी का वैल्यू कितना है, प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखो प्लस 90 और माइनस 90 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया कितना, 180 माइनस आर बराबर कितना, 180, ठीक ना। 180 से 180 काट दीजिए, इधर एंगल डी भी है आपका, डी 90 90 180 माइनस आर, तो 180 से 180 गया और डी माइनस आर बराबर कितना बचेगा, तो एंगल डी बराबर कितना बचेगा। कहने का मतलब कि जो ये वाला आपका एंगल है, ये वाला एंगल हो गया कितना। अब देखिए कि अब यहां पर कन्ग्रुएंट प्रूफ करना नहीं है। अगर आपको इतना बात समझ में आ गया, देखिए ये आपतन कोण आई तो ये 90 डिग्री बना रहा है तरंगाग्र के साथ, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, और ये 90 माइनस आई हुआ तो अभिलंब भी पूरा कितना है, 90 डिग्री पर। तो एक हो गया 90 माइनस आई, तो दूसरा कितना आई। नीचे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर, तो अभिलंब सतह से पूरा 90 डिग्री, तो एक हो गया आर, तो दूसरा कितना। ट्रायंगल में देखिए कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एक 90 माइनस आर, एक 90, तो दूसरा कितना। अब इस दोनों ट्रायंगल को आप बनाइए, अब इस दोनों ट्रायंगल को बनाइए। एक का नाम है एबीडी, एबीडी में आप देखिए ध्यान से कि ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रायंगल एबीडी को आप बनाइए और देखिए जरा सा कि एबीडी आपका कैसा है। तो ये है मेरे ख्याल से ए, ये है मेरे ख्याल से आपका ऐसा, थोड़ा सा ज्यादा गंदा लग रहा है ये। चलो रहने दो। ये है क्या ए, ये है क्या, ये है बी, और ये है कितना डी। एबीडी को देखिए, देखिए कि बी कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ए कोण कितना के बराबर में, आई के बराबर में। और ध्यान से देखिए कि यहां से बी से लेकर के डी तक की जो दूरी है ये है कितनी, v1t के बराबर। इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये है आपका AD, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये नीचे बन रहा है ACD, ACD को बनाइए। तो जब ACD को बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये है, ये है, और ये है। नीचे बनेगा कोई बात नहीं, ऊपर करके बना लिए, नाम रखेंगे वैसे ही। देखो C है सबसे टॉप पर 90 डिग्री,
सी है सबसे टॉप पर 90 डिग्री, सी है सबसे टॉप पर कितना डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है ए, और ए पर हमको कोई एंगल त्रिभुज का पता नहीं है, और हमको ये मिला है कितना डी, और ये एंगल हमको पता है कितना आर है। हमको ये पता है कि ए से लेकर के सी तक की जो दूरी है ये है कितनी V2T। इतना बात पता है। इसमें जितना बड़ा एडी होगा उसमें भी एडी इतना ही बड़ा होगा। जरा सा इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन एंगल आई बराबर लिखिए, तो साइन थीटा कितना लिखते हैं P/H, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है, तो एंगल आई के सामने वाला क्या हो जाएगा BD, है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाला होता है तो कितना AD हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत। यहां पर देखो कि अगर साइन R बराबर लिखोगे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर CA और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज AD। जरा सा इस दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। इस दोनों को जैसे ही डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा साइन I बाई साइन R, और इधर आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा BD बाई AD, और इसके नीचे में कितना आ जाएगा CA बाई AD। ध्यान से देखिए, ये BD बट्टा AD ऐसे ही रह जाएगा, और ये पूरा जो भाग में है ये पलट के गुना हो जाएगा, तो AD बट्टा कितना हो जाएगा, AD से AD जाएगा, बचा कितना BD और बट्टा कितना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यानी कि आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है कितना साइन I बाय साइन R इक्वल टू BD के जगह पर V1T रख सकते हैं क्या, और CA के जगह पर V2T रख सकते हैं क्या। टाइम से टाइम उड़ जाएगा, टाइम से टाइम जब उड़ जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा साइन I बट्टा साइन R इक्वल टू V1 बाय V2। अब देखो कि V1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, नियतांक होगा, V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है, नियतांक होगा। मान लो हवा से आया पानी में, तो हवा में प्रकाश की चाल है 300 मीटर पर सेकंड, फिक्स है ना। अब पानी में भी प्रकाश की चाल कितनी है 220 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, तो 220 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी क्या है फिक्स है। दोनों का रेशियो भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अब जरा सा थोड़ा देर के लिए देखो कि थोड़ा देर के लिए तुम देखो ये कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लो N2। तो तुमको कभी हम पढ़ाए थे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, स्पीड के। स्पीड बढ़ना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का घटना, और स्पीड घटना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बढ़ना। तो भाई साहब जरा सा देखो कि यहां पर अगर हम इसको V1 बाई V2 लिखे हैं तो इसको साइन I बाई साइन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पलट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होगा तो इसी को हम लोग कितना बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और यही चीज जो है आपका साइन I बाई साइन R इक्वल टू N21, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ बोलते हैं। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कुछ करना नहीं है, दोनों जगह पर वेव फ्रंट बनाना है, बस ध्यान इतना रखना है। दोनों में अंतर यह है कि मीडियम बदल गई तो प्रकाश की चाल भी क्या हुई बदल गई। तो यहां पर V1 स्पीड था तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और इसमें V2 स्पीड था तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, लेकिन परावर्तन में यहां से फिर उसी मीडियम में आ गई तो स्पीड नहीं बदली। तो दोनों में डिस्टेंस कितना, इसमें भी VT और इसमें भी कितना VT। दोनों ट्रायंगल को बाहर किए, साइन थीटा का वैल्यू निकाले, दोनों को डिवाइड कर दिए और डिवाइड करके स्नेल्स लॉ ले आए। बहुत आसान चीज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल्स लॉ है। पहला नियम सर प्रूफ करवाइए। तो पहला नियम सेम वैसे ही जैसे आप किए थे आप लिख लेंगे। कैसे, देखिए मैं खाली डायग्राम से मैं समझा देता हूं, डायग्राम से आप फिर से समझिए। देखिए
कि जो आपका आपतित तरंगाग्र है बोर्ड के लंबवत, आपका अपवर्तित तरंगाग्र भी है बोर्ड के, और आपका सतह भी है बोर्ड के, ऐसे रूम में पानी भरा हुआ है तो बोर्ड के लंबवत पानी होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखना कि आपतित किरण आपतित तरंगाग्र के लंबवत, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपतित तरंगाग्र ये और ये किस में चला गया, बोर्ड के समतल में। ये है सतह और यहां पर है अभिलंब, तो सतह बोर्ड के लंबवत और ये इसके लंबवत, ये किस में चला गया, ये है तुम्हारा अपवर्तित तरंगाग्र और यहां से ये अपवर्तित किरण इसके लंबवत। तो अपवर्तित तरंगाग्र ये और अपवर्तित किरण इसके लंबवत, ये किस में चला गया। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों बोर्ड के समतल में हो गया कि नहीं। तो अपवर्तन का पहला नियम ठीक वैसे ही लिख देना जैसे तुम परावर्तन का नियम में लिखे हो। क्या लिखे हो परावर्तन के नियम में, ये चीज कि आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र सी डी, ठीक ना। और दर्पण नहीं लिखना है, यहां पर दर्पण नहीं लिखना है, अपवर्तक सतह लिख दीजिएगा। आप यहां पर क्या लिख दीजिएगा, अपवर्तक सतह तीनों बोर्ड के सतह के लंबवत है। आपतित किरण आपतित तरंगाग्र ए बी के लंबवत है, अपवर्तित किरण अपवर्तित तरंगाग्र सी डी के लंबवत है, और अभिलंब जो है सो अपवर्तक सतह के लंबवत है। अतः आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों बोर्ड के समतल में है, एक ही समतल में है। तो इस प्रकार से अपवर्तन और परावर्तन के दो नियम को हाइगेंस के प्रिंसिपल के द्वारा हम लोगों ने आज सिद्ध करना सीखा। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 3 नंबर में पूछ देता है, 3 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में पूछेगा, तो 5 नंबर में दोनों पूछ देता होगा। 3 नंबर में कोई एक अगर पूछ दिया तो उसको बनाना है, जितने भी नंबर में पूछे बनाना है, बहुत ही आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए क्या कि माध्यम सेम मतलब प्रकाश की चाल सेम, माध्यम बदले मतलब प्रकाश की चाल भी, तरंगाग्र हमेशा किरण के लंबवत होगा और तरंगाग्र किरण के लंबवत होगा। तो परावर्तन प्रूफ करना है तो कन्गुरेंट प्रूफ कर देंगे, और अपवर्तन प्रूफ करना है तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, sin A और sin R का वैल्यू निकालेंगे, sin A और sin R का वैल्यू निकाल करके रेशियो ले लेंगे, काम खत्म। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से अपवर्तन और परावर्तन का ये लेक्चर आज होता है कंप्लीट। अगले दिन से हम लोग व्यतिकरण इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और अब के बाद जो है तो इंटरफेरेंस से आप आगे जो भी चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो सारी चीजें एक दूसरे के लिंक मिलेगी। चाहे इंटरफेरेंस पढ़िएगा और यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा, इसमें इंटरफेरेंस का यूज होगा, ठीक है। तो आप लोगों से ये सलाह दिया जाता है थोड़ा सा कि अल्टरनेटिंग करंट में जैसे फेजर डायग्राम का रिजल्टेंट निकालना सीखे थे, तो अल्टरनेटिंग करंट भी वेव के जैसे चलता था ना, डायरेक्शन चेंज करते हुए। यहां भी लाइट कैसे चलेगा, वेव के जैसा। तो वेव के जोड़ने के लिए हम लोग कुछ और नहीं, वेक्टर एडिशन का यूज कर लेते थे। जैसे फेजर डायग्राम में V0 निकालने के लिए √VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर कर लेते थे कि नहीं। तो वैसे ही आप लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और नहीं कुछ अगर समझ में आए ना तो अल्टरनेटिंग करंट का 2-4 को फेजर डायग्राम पढ़ लेना कि कैसे V0 निकाला गया। बात समझ में आ रहा है। अगर इतना पढ़ लिए तो बाकी काम हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, काफी आज के लिए।